चलिए आज की चर्चा एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं थोड़े अजीब सवाल से शुरू करते हैं। हम्म। क्या ये सच है कि इंसान अच्छा महसूस करने के लिए ही पैदा हुआ है? मतलब क्या फीलिंग गुड हमारी कोई उपलब्धि नहीं बल्कि हमारी स्वाभाविक, हमारी नेचुरल डिफॉल्ट सेटिंग है? बिल्कुल। और आज हमारी सारी बातचीत इसी एक गहरे विचार के इर्द गिर्द घूमेगी। अच्छा। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर ये हमारी डिफॉल्ट सेटिंग है, हमारा असली स्वभाव है, तो समय के साथ ऐसा क्या होता है कि हम इससे दूर चले जाते हैं। हाँ। ये कौन सा वायरस है जो हमारे इस ओरिजिनल फील गुड सॉफ्टवेयर को कह सकते हैं करप्ट कर देता है। और यही सबसे जरूरी सवाल है, क्योंकि अगर हम ये समझ पाए कि ये गड़बड़ कहाँ से शुरू हुई, तो शायद हम ये भी सीख सकते हैं कि उस असली फील गुड डिफॉल्ट सेटिंग को फिर से रिबूट दोबारा चालू कैसे किया जाए। हाँ, दोबारा चालू कैसे किया जाए। तो चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। बिल्कुल। इस पूरी बात को समझने के लिए एक बहुत ही सरल तस्वीर दिमाग में लाते हैं। एक छोटे बच्चे की कल्पना कीजिए। ठीक है। वो सुबह उठता है और बिना किसी वजह के बस मुस्कुरा देता है। उसकी दुनिया में ना भविष्य की कोई चिंता है, ना अतीत का कोई बोझ, न किसी से तुलना करने का दबाव। हाँ, उसका मन एकदम खाली और हल्का है। यहाँ ये हल्कापन शब्द ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये हमारी मूल अवस्था है, हमारी ओरिजिनल स्टेट। हमारी मूल अवस्था। हाँ, जन्म के समय हमारा मन एक कोरे कागज की तरह होता है। उस पर कोई कंडीशनिंग नहीं होती, कोई पहले से लिखे हुए नियम नहीं होते। वो पूरी तरह से स्वतंत्र, सहज और वर्तमान में जीता है। लेकिन फिर कहानी थोड़ी बदलती है। जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है, उसके आसपास की दुनिया, परिवार, समाज, स्कूल, वो उस कोरे कागज पर लिखना शुरू कर देती है। उसे सिखाया जाता है, ज्यादा सोचो, ये जरूरी है, भविष्य की चिंता करो वरना पीछे रह जाओगे। देखो वो तुमसे कितना आगे है, तुम्हें और मेहनत करनी होगी, हर काम परफेक्ट होना चाहिए। बिल्कुल। और यहीं पर वो बदलाव आता है। जो मन जन्म से हल्का और आजाद था, वो अब विचारों, अपेक्षा और चिंताओं के वजन से भारी होने लगता है। और धीरे धीरे जो फील गुड की डिफॉल्ट सेटिंग थी, वो फील बैड या कह सकते हैं कॉन्स्टेंटली थिंकिंग एंड वरिंग की सेटिंग में बदल जाती है। मतलब हम ये मानने लगते हैं कि चिंता करना, तनाव में रहना, यही सामान्य है। हाँ, यही जिंदगी है। पर सच ये है कि हमारे मन को आज भी बस एक ही चीज चाहिए, वही पुराना भूला हुआ हल्कापन। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, एक खूबसूरत फलसफे जैसा। लेकिन क्या इस विचार के पीछे कोई ठोस आधार भी है, या ये सिर्फ एक अच्छी लगने वाली बात है? ये सवाल बहुत जरूरी है और इसका जवाब है हाँ। ये सिर्फ एक आध्यात्मिक विचार नहीं है, इसके पीछे ठोस विज्ञान है। अच्छा। इसे हम 3 अलग-अलग नजरियों से देख सकते हैं। पहला है न्यूरोसाइंस। ओके, तो हमारा दिमाग इस बारे में क्या कहता है? न्यूरोसाइंस की एक बहुत ही चौंकाने वाली खोज ये है कि हमारी लगभग 90% नकारात्मक सोच असलियत या सच्चाई पर आधारित नहीं होती। 90%? हाँ, वो सिर्फ कंडीशनिंग से आती है। ये सीखी हुई आदतें हैं। ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। मतलब जो 90% बुरा हम महसूस करते हैं, वो शायद असली है ही नहीं, बस एक आदत है। ये कंडीशनिंग काम कैसे करती है? इसे ऐसे समझिए, जैसे जंगल में कोई रास्ता, जब आप पहली बार उस पर चलते हैं तो वो कच्चा होता है। लेकिन जब आप और हजारों लोग रोज उसी रास्ते पर चलते हैं तो वो एक पक्की गहरी सड़क बन जाता है। सही। हमारे दिमाग में भी विचारों के साथ ऐसा ही होता है। जब हम एक ही नकारात्मक विचार, जैसे मैं काफी अच्छा नहीं हूं, को बार बार सोचते हैं, तो दिमाग में एक न्यूरल पाथवे, एक पक्का रास्ता बन जाता है। अच्छा। फिर दिमाग बिना सोचे समझे आदत के तौर पर उसी रास्ते पर चलने लगता है। मतलब ये एक तरह का ऑटो पायलट मोड है। बिल्कुल। और ये हमारे दिमाग का एक पुराना सर्वाइवल मैकेनिज्म भी है, जिसे नेगेटिविटी बायस कहते हैं, खतरों पर ज्यादा ध्यान देना। लेकिन आज की दुनिया में वो मैकेनिज्म छोटी छोटी बातों पर ओवर एक्टिवेट हो गया है। मतलब हमारा दिमाग हमें बचाने की कोशिश में हमें ही एक जाल में फंसा देता है। ये तो हुई न्यूरोसाइंस की बात। मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी का इस पर क्या कहना है? मनोविज्ञान इसे कॉग्निटिव लोड के कॉन्सेप्ट से समझाता है। कॉग्निटिव लोड? हाँ, इसका मतलब है कि हमारे दिमाग की काम करने की एक क्षमता है, जैसे कंप्यूटर की रैम होती है। बिल्कुल। जब हमारा मन लगातार सोचने, चिंता करने, विश्लेषण करने, इन सब बैकग्राउंड प्रोसेस में उलझा रहता है, तो उसका सारा रैम भर जाता है। और फिर ऐसे में उसके पास रचनात्मक यानी क्रिएटिव होने या शांति महसूस करने के लिए कोई मानसिक ऊर्जा बचती ही नहीं। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे मेरे लैपटॉप पर अगर 100 टैब्स खुले हों तो वो बिल्कुल धीमा हो जाता है। सही बात है। मतलब मन जब खाली और शांत होता है तभी वो अपनी सबसे बेहतर अवस्था में होता है। बिल्कुल। और तीसरा दृष्टिकोण,
जो इन दोनों को एक साथ जोड़ता है वो है आध्यात्मिक विज्ञान का। इसका सिद्धांत बहुत सरल और गहरा है। ये कहता है मन को हल्का करो और प्रकाश यानी सकारात्मकता अपने आप भर जाएगी। अच्छा, मतलब आपको सकारात्मकता को पैदा नहीं करना है? नहीं, आपको सिर्फ नकारात्मकता के बोझ को हटाना है। जैसे एक अंधेरे कमरे में आप अंधेरे को बाहर नहीं निकालते, आप बस बत्ती जलाते हैं और अंधेरा खुद ब खुद चला जाता है। बिल्कुल सही। यहाँ मन का हल्का होना ही वो बत्ती जलाने जैसा है। आपको नकारात्मक विचारों से लड़ना नहीं है, बस उन पर से अपना ध्यान हटाकर अपने हल्केपन के स्वभाव में वापस लौटना है। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी का एक कथन है जो इस सारी बात का सार बहुत खूबसूरती से बता देता है। हाँ, मन पवित्र हो तो संसार में कुछ भी अपवित्र नहीं। इसका मतलब शायद यही है कि समस्या बाहर की दुनिया में उतनी नहीं है जितनी हमारे मन के भारीपन में है, हमारे देखने के नजरिए में है। ठीक है, तो ये बात समझ में आती है कि हम अच्छा महसूस करने के लिए बने हैं, लेकिन कंडीशनिंग और आदतों की वजह से हम एक भारीपन में जीने लगते हैं। तो अब सबसे अहम सवाल, इस डिफॉल्ट सेटिंग को वापस कैसे पाया जाए? इसे रीसेट करने का तरीका क्या है? देखिए, इसकी सबसे खूबसूरत बात यही है कि इसे वापस पाने के लिए कुछ नया करना या सीखना नहीं है। अच्छा, क्योंकि ये सेटिंग पहले से हमारे अंदर मौजूद है। हमें बस उन आदतों को हटाना है जो इसे ढक रही हैं। और वो आदतें कौन सी हैं? मुख्य रूप से ये 2 आदतें हैं। सिर्फ 2? ये सुनने में तो काफी आसान लग रहा है। पहली आदत है ओवरथिंकिंग बंद करना। यानी किसी भी बात को जरूरत से ज्यादा सोचना, उसके हर पहलू का चीर-फाड़ करना और क्या होगा अगर के कभी ना खत्म होने वाले जाल में फंस जाना। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। सोचना तो जरूरी है, जिंदगी में प्लानिंग करनी पड़ती है, समस्याओं को समझना पड़ता है, तो कोई इस बारीक लाइन को कैसे पहचाने कि कब सोचना प्लानिंग है और कब वो ओवरथिंकिंग बन गया है? बहुत अच्छा सवाल है। इसकी पहचान बहुत सीधी है। बताइए। उपयोगी सोच या प्लानिंग हमेशा आपको समाधान की ओर ले जाती है। वो एक्शन ओरिएंटेड होती है। आप सोचते हैं, एक नतीजा निकालते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है। ओवरथिंकिंग एक लूप में घूमती है। आप एक ही समस्या के बारे में बार बार सोचते हैं लेकिन कहीं पहुंचते नहीं। मतलब ये आपको ऊर्जा देने की बजाय आपकी ऊर्जा सोख लेती है। बिल्कुल। ये आपको स्पष्टता नहीं बल्कि और ज्यादा कंफ्यूजन देती है। तो जब भी आप खुद को एक ही जगह घूमता हुआ पाएं, समझ जाइए कि आप ओवरथिंकिंग के जाल में हैं। ये बहुत काम की पहचान है। और दूसरी आदत? दूसरी आदत है दूसरों की और खुद की अपेक्षाओं का बोझ उठाना। अपेक्षाओं का बोझ? हाँ, इसमें हर काम में परफेक्ट बनने की कोशिश करना या लोग क्या कहेंगे इस चिंता के साथ जीना शामिल है। ये दोनों आदतें, ओवरथिंकिंग और परफेक्शनिज्म, हमारे मन पर सबसे ज्यादा वजन डालती हैं। इस दूसरे पॉइंट को समझाने के लिए एक कहानी याद आती है मुझे। एक महिला थी जो हर काम में परफेक्ट बनना चाहती थी। उसे एक परफेक्ट माँ बनना था, एक परफेक्ट कर्मचारी, एक परफेक्ट पत्नी, एक परफेक्ट दोस्त। मतलब हर भूमिका में परफेक्ट। हाँ, इस परफेक्शन की दौड़ में उसका हर पल तनाव और दबाव में बीतता था। उसका मन हमेशा एक बोझ तले दबा रहता था। और वो शायद ये मानती होगी कि परफेक्शन हासिल करके उसे खुशी मिलेगी, लेकिन हो इसका उल्टा रहा था। बिल्कुल। फिर एक दिन वो बहुत थक गई और उसने रुककर खुद से सिर्फ एक सवाल पूछा। क्या? मैं जो कुछ भी कर रही हूँ, जो बनने की कोशिश कर रही हूँ, क्या ये मेरे मन को हल्का कर रहा है या और भारी? और ये सवाल उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया होगा। हाँ, क्योंकि जवाब बिल्कुल साफ था। परफेक्शन की ये दौड़ उसके मन को बहुत भारी बना रही थी। जिस पल उसे ये समझ आया कि मन हल्का होते ही जीवन हल्का हो जाता है, उसने डिफॉल्ट फीलिंग गुड के सिद्धांत को अपना लिया। उसने परफेक्शन का बोझ उतार फेंका। हाँ, और बस अपना सर्वश्रेष्ठ देना शुरू किया, नतीजे की चिंता किए बिना, और उसकी जिंदगी में एक सुकून आ गया। यही इसका सार है। जैसे ही ये 2 बाधाएं, ओवरथिंकिंग और अपेक्षाएं, हटती हैं, हमारी फील गुड डिफॉल्ट सेटिंग अपने आप वापस आ जाती है। उसे एक्टिवेट नहीं करना पड़ता। नहीं, वो पहले से वहां मौजूद है, बस इन आदतों की परतों के नीचे दबी हुई है। ये तो बहुत ही आजाद कर देने वाला विचार है। लेकिन ये आदतें तो सालों पुरानी है, इन्हें हटाना एक लंबा काम लग सकता है। क्या कोई ऐसा तरीका है, कोई टूल है जिससे हम तुरंत उसी पल में इस सेटिंग को रीसेट कर सके? हाँ, बिल्कुल। एक बहुत ही सरल और शक्तिशाली 1 मिनट का अभ्यास है। इसे हम डिफॉल्ट रीसेट टूल कह सकते हैं। डिफॉल्ट रीसेट टूल? हाँ,
ये किसी भी समय कहीं भी किया जा सकता है और ये उस नकारात्मक पैटर्न को तुरंत तोड़ देता है। इसके 4 बहुत ही आसान स्टेप्स हैं। मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। तो स्टेप 1, आप जो भी कर रहे हैं, जहां भी हैं, बस 5 सेकंड के लिए रुक जाएं। बस रुक जाएं। हाँ, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से उस विचार की ट्रेन को जो पूरी रफ्तार से दौड़ रही है, बस एक ठहराव दें। ये उस ऑटो पायलट मोड को तोड़ने जैसा है। ठीक है, तो पहला कदम है पैटर्न को तोड़ना। बस 5 सेकंड का ही पॉज। स्टेप 2, एक गहरी सांस लें और धीरे धीरे उसे छोड़ें। जैसे ही आप अपनी सांस पर ध्यान देते हैं, आपका मन तुरंत भविष्य की चिंताओं और अतीत के बोझ से निकलकर वर्तमान में आ जाता है। अच्छा, सांस एक एंकर की तरह है जो आपको यहीं इसी पल में वापस ले आती है। सांस लेना और छोड़ना, ये हमें वर्तमान में ले आता है। ठीक है। स्टेप 3, अब मन में या बहुत धीरे से खुद से कहें, बुरा महसूस करना बंद। बुरा महसूस करना बंद। हाँ, ये एक सलाह नहीं, एक निर्णय है, एक कमांड है जो आप अपने मन को दे रहे हैं। आप अपने मन को याद दिला रहे हैं कि असली बॉस आप हैं, ये आदतें नहीं। एक सीधा और स्पष्ट निर्देश, इसमें एक ताकत है। और आखिरी स्टेप 4, एक हल्की सी मुस्कान दें। मुस्कुराएं। हाँ, चाहे मुस्कुराने की कोई वजह हो या ना हो, ये शायद सबसे अजीब लगे, लेकिन ये सबसे शक्तिशाली स्टेप है। अच्छा। हमारा शरीर और मन जुड़े हुए हैं। जब आप जबरदस्ती भी मुस्कुराते हैं, तो आपके चेहरे की मांसपेशियां दिमाग को संकेत भेजती हैं कि सब ठीक है, और दिमाग फील गुड केमिकल्स रिलीज करना शुरू कर देता है। रुकें, सांस लें, खुद को निर्देश दें और मुस्कुराएं। बस इतना ही। बस इतना ही? ये सुनने में इतना आसान लगता है, लेकिन मैं कल्पना कर सकती हूँ कि ये कितना शक्तिशाली हो सकता है, क्योंकि ये उस नकारात्मक सोच के पैटर्न को तुरंत तोड़ देता है। बिल्कुल। आप समस्या को सुलझाने की कोशिश नहीं कर रहे, आप बस अपनी मानसिक अवस्था को रीसेट कर रहे हैं। इसकी शक्ति इसकी सादगी में ही है। हाँ, आपको घंटों मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं है, आप बस 1 मिनट में अपने सिस्टम को रीबूट कर सकते हैं। तो आज की इस पूरी चर्चा से जो सबसे बड़ी बात मेरे लिए निकल के आ रही है, वो ये है कि अच्छा महसूस करना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हमें कमाना है, ये हमारा स्वभाव है जिससे हम बस संपर्क खो बैठे हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है, मन को हल्का रखो, जिंदगी अपने आप सुंदर लगेगी। सही बात है। हम अक्सर जिंदगी को सुंदर बनाने के लिए बाहरी चीजों को बदलने की कोशिश करते रहते हैं, जबकि असली बदलाव भीतर से मन को हल्का करने से आता है। और ये भी कि फील गुड इज नॉट एन अचीवमेंट, इट इज योर नेचर। यानी अच्छा महसूस करना कोई उपलब्धि नहीं, हमारा स्वभाव है। हम अपने स्वभाव से दूर चले गए हैं, बस वापस लौटना है। और स्रोत इस अंतर को भी स्पष्ट करते हैं कि नकारात्मक सोच बाहर से आती है, समाज से, कंडीशनिंग से, दूसरों की बातों से। हाँ, जबकि अच्छा महसूस करना भीतर से आता है। यह हमारी आंतरिक अवस्था है। इसलिए हमें बाहर की आवाजों को धीमा करके भीतर की आवाज को सुनने की जरूरत है। ज्यादा सोचोगे तो खो दोगे, थोड़ा मुस्कुरा दो तो पालोगे। ये लाइन उस 1 मिनट के टूल का सार है। बिल्कुल। ओवरथिंकिंग हमें अपने असली स्वभाव से और दूर ले जाती है, और एक छोटी सी मुस्कान हमें वापस उस रास्ते पर ले आती है। अंत में संदेश बहुत स्पष्ट है, अपनी डिफॉल्ट सेटिंग पर वापस लौटें। रिटर्न टू योर डिफॉल्ट फील गुड इंस्टेंटली। ये संभव है, और जैसा हमने देखा, ये बहुत सरल भी हो सकता है। तो आज से बस एक वाक्य याद रखना है, बुरा महसूस करना बंद, अच्छा महसूस करना डिफॉल्ट है। ये एक रिमाइंडर की तरह है, एक मंत्र की तरह। हाँ, जिसे हम दिन में कई बार खुद को याद दिला सकते हैं, खासकर जब हम खुद को उस भारीपन में पाते हैं। और इसी से जुड़ा एक अंतिम विचार है जो सुनने वालों के लिए सोचने जैसा है। अगर न्यूरोसाइंस ये कहता है कि हमारी 90% नकारात्मक सोच सिर्फ कंडीशनिंग है, असलियत नहीं, तो क्या हो अगर अब हम हर नकारात्मक विचार को अपना मानना बंद कर दें? अच्छा। क्या हो अगर हम उसे बस एक बाहरी स्पैम या पॉपअप नोटिफिकेशन की तरह देखना शुरू कर दें, जैसे हमारे फोन पर अनचाहे नोटिफिकेशंस आते हैं, और हम उन्हें बिना खोले, बिना उन पर विश्वास किए बस स्वाइप करके हटा देते हैं? हाँ, क्या हम अपने नकारात्मक विचारों के साथ भी वैसा ही कर सकते हैं? उन्हें आने दें, देखें, और फिर उन्हें बिना कोई महत्व दिए, बिना उनसे उलझे जाने दें। क्या इस तरह हम अपने मन के मालिक बन सकते हैं?